नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। और जब मैंने इसका सार पढ़ा ना तो सबसे पहले जो चीज मुझे चौंका गई वो था इसका शीर्षक, हार। हार। हाँ, मतलब हार शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नाकामी, पराजय, कुछ खो देना, यही सब ना। बिल्कुल, एक नकारात्मक भाव आता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो विश्लेषण है वो बताता है कि यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे पंत जी एक इतने नकारात्मक से लगने वाले शब्द को लेकर उसे एक गहरी, एक सकारात्मक फिलॉसफी में बदल देते हैं। चलिए इसी शीर्षक से शुरू करते हैं। आमतौर पर कोई लेखक अपनी कहानी का नाम जीत या संघर्ष रखना चाहेगा, पर हार क्यों? तो अगर हार का मतलब पराजय नहीं है तो फिर क्या है? विश्लेषण कहता है कि ये जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का भाव है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, और यही तो पंत जी की खूबी है। वो शब्दों के जो पारंपरिक अर्थ होते हैं ना, उनसे खेलते हैं, उन्हें एक नया आयाम देते हैं। सोचिए, उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा शब्द चुना जो हमें असहज करता है, और फिर पूरी कहानी के जरिए वो हमें उस शब्द से सहज करवाते हैं। ये किसी दौड़ में हारने या कोई मैच गंवाने के बारे में है ही नहीं। ये जीवन की उन सच्चाइयों, उन परिस्थितियों को अपनाने के बारे में है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अच्छा। ये मानना कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, और ये जो स्वीकृति का भाव है, यही कहानी का केंद्रीय विचार है। मतलब ये एक तरह का एक मानसिक बदलाव है। हम हमेशा सुनते हैं नेवर गिव अप, लड़ते रहो, लेकिन ये कहानी शायद कुछ और कह रही है। ये कह रही है कि कभी-कभी लड़ना छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हाँ, लेकिन लड़ना छोड़ देना और हार मान लेना में एक बहुत बारीक सा फर्क है। अच्छा। हार मान लेना निराशा से आता है, जब इंसान टूट जाता है। लेकिन यहाँ जिस हार की बात हो रही है वो समझ से आती है। ये उस नदी की तरह है जो पहाड़ से लड़ने के बजाय उसके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है। और पंत जी के लिए ये कोई अनोखा विषय नहीं था। वो छायावादी कवि थे, और छायावाद की खूबी ही यही है कि वो बाहरी दुनिया से ज्यादा मन के अंदर के भावों और दार्शनिक विचारों को महत्व देता है। ठीक है, तो शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है, पर कोई भी दर्शन तब तक अधूरा है जब तक उसे किसी के जीवन में ना देखा जाए। और यहीं पर कहानी का पात्र सामने आता है। विश्लेषण बताता है कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। ऐसा लगता है कि समाज, हालात, यहाँ तक कि वक्त भी सब उसके खिलाफ है। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी, जैसा कि बताया गया है, वो टूटता नहीं है। आमतौर पर तो इंसान हिम्मत हार जाता है। तो क्या कहानी में इस बात का कोई संकेत है कि उसकी इस मजबूती का राज क्या है? ये आत्मबल आता कहां से? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में उसका आत्मबल लड़ने से नहीं, बल्कि लड़ना बंद करने से आता है। लड़ना बंद करने से? हाँ, जब तक वो बाहरी दुनिया से लड़ रहा था, समाज से, परिस्थितियों से, तब तक वो थक रहा था, बिखर रहा था। जिस पल वो ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके बस में नहीं है, उसकी यात्रा बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। अच्छा। वो बाहरी दुनिया से लड़ना बंद करके खुद को समझना शुरू कर देता है। तो ये एक तरह से उस जिद्दी बच्चे की तरह है जो एक बंद दरवाजे को धक्का देता रहता है जब तक कि वो थककर ये मान नहीं लेता कि दरवाजा बंद है, और तभी उसे शायद बगल वाली खुली खिड़की दिखाई देती है। बहुत अच्छी मिसाल है। बिल्कुल यही होता है। कहानी का साल यही बताता है कि हार को स्वीकार करना ही व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं क्या चाहता था, मुझे क्या मिला, और अब मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। उसकी ताकत परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि खुद को उन परिस्थितियों में ढालने और उनसे सीखने में है। ये हार असल में उसके अहंकार पर, उसकी जिद पर एक जीत है। तो ये जो समाज और परिस्थितियां हैं, ये किस तरह की चुनौतियां हैं? मतलब क्या उसे नौकरी नहीं मिल रही है, या समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा? विश्लेषण में बहुत ज्यादा विवरण तो नहीं है, लेकिन ये इशारा जरूर है कि ये संघर्ष सार्वभौमिक है। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी होकर भी हम सबकी कहानी है। रिलेटेबल है। हाँ, हो सकता है वो एक कलाकार हो जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही, या एक आम इंसान जो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है और बार बार असफल हो रहा है। कहानी का मकसद ये बताना नहीं है कि उसकी समस्या क्या थी, बल्कि ये दिखाना है कि उस समस्या के प्रति उसका नजरिया कैसे बदला। समस्या वो ही रहती है, पर उसे देखने वाला इंसान बदल जाता है। बिल्कुल। और शायद यही बदलाव उसे टूटने से बचाता है।
वो समस्या को एक दीवार की तरह देखना बंद कर देता है और उसे एक मोड़ की तरह देखने लगता है। सही पकड़ा आपने। जब तक वो दीवार समझकर उससे सिर टकराता है, उसे चोट लगती है, वो निराश होता है। जब वो उसे एक मोड़ समझ लेता है तो वो उसके साथ मुड़ जाता है। यहीं से उसे एक नई दिशा मिलती है। और यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है, आशा की किरण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अगर कहानी सिर्फ स्वीकृति पर खत्म हो जाती तो ये थोड़ी निराशावादी लग सकती थी। ऐसा लगता कि ठीक है, हालात बुरे हैं तो उन्हें मान लो और चुपचाप बैठ जाओ। सही बात है। लेकिन विश्लेषण कहता है कि इसमें उम्मीद भी है। तो ये उम्मीद दिखती कैसे है? क्या अंत में वो अपनी लड़ाई जीत जाता है? नहीं, वो पारंपरिक अर्थों में नहीं जीतता। हाँ। उसे वो सब नहीं मिलता जिसके लिए वो शुरू में लड़ रहा था। अच्छा। उम्मीद इस बात में नहीं है कि बंद दरवाजा खुल गया। हाँ। उम्मीद इस बात में है कि दरवाजे को बंद स्वीकार करने के बाद उसे एक नया रास्ता दिखा। मतलब ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी असफलताएं ही हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जिस पर हमें असल में होना चाहिए था। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए एक एथलीट के बारे में जिसका सपना ओलंपिक जीतना है। वो दिन रात मेहनत करता है, पर एक चोट की वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी हार है ना? हाँ, बिल्कुल। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो सारी जिंदगी इस बात के दुख में बिता दे कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, या फिर वो इस सच्चाई को स्वीकार करे और अपनी ऊर्जा कहीं और लगाए। हो सकता है वो एक बेहतरीन कोच बन जाए। और अपने स्टूडेंट्स के जरिए उस सपने को जिए। बिल्कुल। उसकी व्यक्तिगत जीत तो नहीं हुई, लेकिन उसे जीवन का एक नया और शायद ज्यादा संतोषजनक मकसद मिल गया। कहानी की आशा इसी नए मकसद को खोजने में है। ये तो भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत जैसा लगता है। फल की चिंता किए बिना अपना काम करो। यहाँ भी पात्र बाहरी नतीजों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अपने गीता वाली बात कही, वो एक अच्छा कनेक्शन है। दर्शन की जड़ें वही हैं, लेकिन एक फर्क है जो पंत जी की कहानी को आधुनिक बनाता है। गीता में निष्काम कर्म पर जोर है, जो एक आध्यात्मिक अनुशासन है। ठीक है। जबकि पंत जी की कहानी में स्वीकार के बाद जो आत्मचिंतन होता है वो ज्यादा मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत लगता है। ये सिर्फ कर्मयोग नहीं, बल्कि एक तरह की इमोशनल मैच्योरिटी, एक भावनात्मक परिपक्वता की यात्रा है। ये समझना कि आपकी कीमत आपकी सफलताओं या असफलताओं से तय नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। इसमें मोड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं और कभी-कभी हमें पीछे भी हटना पड़ता है। और उस हार को अंत समझने के बजाय एक नया मोड़ समझना ही असली जीत है। बिल्कुल। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं और स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और अक्सर तभी हमें वो रास्ते दिखते हैं जो संघर्ष की धूल में हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। तो आज हमने सुमित्रा नंदन पंत की कहानी हार के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे हार शब्द यहाँ पर अजय का नहीं बल्कि स्वीकारता और समझ का प्रतीक है, और कैसे कहानी का पात्र अपने संघर्षों से टूटता नहीं बल्कि उन संघर्षों को स्वीकार करके पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो जाता है। ये हमें जीवन की मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक ख्याल मन में रह जाता है। ठीक है। विश्लेषण हमें बताता है कि हार के बाद ही व्यक्ति नया रास्ता खोजता है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं बल्कि एक कॉमा की तरह देखें। एक मोड़ की तरह। हाँ, एक मोड़ की तरह देखें जहां से कहानी एक नई दिशा लेगी, तो हमारे जीने का अंदाज और मुश्किलों से लड़ने का तरीका कितना बदल सकता है।